नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आपको पता ही होगा, ये 1872 वाले पुराने कानून की जगह ले रहा है और आज जो हमारे पास जानकारी है वो इसी नए कानून के एक खास पहलू पर है, तथ्यों की प्रासंगिकता, मतलब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए कानून में किसी तथ्य को प्रासंगिक या रेलेवेंट क्यों माना जाता है। एक दिलचस्प सवाल भी था हमारी स्रोत सामग्री में। सवाल था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सा प्रासंगिक तथ्य नहीं है, और विकल्प थे क किसी विवादित तथ्य का हेतु या तैयारी, ख किसी कार्यवाही के पक्षकार का आचरण, ग उन व्यक्तियों की राय जो विशेषज्ञ नहीं है, या घ विशेष परिस्थितियों में दिए गए कथन। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रासंगिक तथ्य है क्या चीज, मतलब इसे समझना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जो नया अधिनियम है उसकी धारा 4 ये कहती है कि एक तथ्य दूसरे से प्रासंगिक तब माना जाएगा जब वो कानून में बताए गए तरीकों से उससे जुड़ा हो। आसान शब्दों में कहूं तो कोई तथ्य रिलेवेंट तब होता है जब वो किसी फैक्ट एंड इशू के होने या ना होने को साबित या ना साबित करने में मदद करे। मतलब तार्किक रूप से, जैसा हम अपने अनुभव से या कोर्ट के कामकाज से समझते हैं। हाँ, ये बात समझ आई। स्रोत में उदाहरण भी थे, जैसे हेतु, आचरण, विशेषज्ञों की राय और विशेष परिस्थितियों में दिए गए कथन। यहीं पर वो विकल्प ग और घ ध्यान खींचते हैं, मतलब गैर विशेषज्ञों की राय और विशेष परिस्थितियों में कथन। स्रोत ने ये तो साफ कहा कि विशेषज्ञों की राय प्रासंगिक है, तो क्या ये विशेष परिस्थितियों में दिए गए कथन, मतलब विकल्प घ, ये भी प्रासंगिक है? जी हाँ, बिल्कुल। विकल्प ख यानी विशेष परिस्थितियों में दिए गए कथन, ये निश्चित रूप से प्रासंगिक तथ्य माने जाते हैं। अधिनियम की धाराएं 33 और 34 इसी से जुड़ी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे धारा 26 में मृत्युकालिक कथन है ना, डाइंग डेक्लेरेशंस। अच्छा। ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि माना जाता है कि भाई मृत्यु के करीब व्यक्ति शायद सच ही बोलेगा। हाँ, ये तर्क तो सुना है। और उस समय शायद कोई और सबूत मिलना भी मुश्किल हो। इसी तरह धारा 30 में लेखा बहियों, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के एंट्रीज हैं, या फिर धारा 74 से 80 में सरकारी दस्तावेज वगैरह, ये सब विशेष परिस्थितियों के तहत प्रासंगिक हैं। अच्छा, ये बात तो गौर करने वाली है कि विशेष परिस्थितियों वाले कथन प्रासंगिक हैं। हाँ। तो फिर इससे तो वो जो मूल सवाल था उसका जवाब एकदम साफ हो जाता है ना, कि मतलब जो तथ्य प्रासंगिक नहीं माना जाएगा वो है विकल्प घ, उन व्यक्तियों की राय जो विशेषज्ञ नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एकदम सही। कानून के मुताबिक सामान्य तौर पर केवल विशेषज्ञों की राय ही प्रासंगिक होती है। ये धारा 39 में साफ लिखा है। जो लोग किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, उनकी राय को आमतौर पर साक्ष्य में जगह नहीं मिलती। और इसका कारण भी सीधा है। कानून उन विचारों को महत्व देता है जिनका आधार कोई ठोस ज्ञान या कौशल हो, न कि सिर्फ किसी का व्यक्तिगत अनुमान या धारणा। उसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। सही बात है। अच्छा, तो ये धारा 4 जो प्रासंगिकता की बात करती है, ये हमें अधिनियम में और कहाँ ले जाती है, मतलब और किन सेक्शन से जुड़ती है? हाँ, धारा 4 असल में एक तरह का कह सकते हैं साइन पोस्ट है। यह हमें तथ्यों की प्रासंगिकता से जुड़े दूसरे प्रावधानों की तरफ इशारा करती है, और ये प्रावधान मुख्य रूप से धारा 5 से लेकर धारा 45 तक फैले हुए हैं। इनमें अलग अलग तरह के प्रासंगिक तथ्यों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। धारा 5 से 45, ये तो काफी बड़ा दायरा हो गया। क्या इनमें से कोई हिस्सा है जो खास तौर पर पेचीदा माना जाता है या जिस पर अक्सर बहस होती है? हाँ, दायरा तो वाकई बड़ा है। इसमें देखिए, सामान्य प्रासंगिकता है जैसे हेतु, आचरण, षड्यंत्र वगैरह, ये धारा 5 से 16 में है। फिर धारा 18 से 27 में स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां हैं, एडमिशंस और कन्फेशंस। फिर धारा 28 से 32 उन लोगों के कथनों के बारे में है जिन्हें गवाह के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता। और धारा 33 से 34 विशेष परिस्थितियों वाले कथन, जिनकी हमने बात की। फिर धारा 35 से 39 तक विशेषज्ञों की राय, शील यानी कैरेक्टर और फैसलों की प्रासंगिकता है। और आगे भी है। पेचीदगी की बात करें तो हाँ, कन्फेशन से जुड़ी धाराएं, या फिर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रासंगिकता है, जिसका जिक्र नए अधिनियम में है भी, वो कई बार प्रैक्टिकल तौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। वो तो है,
डिजिटल युग में ये सब बदल रहा है। खैर, तो मतलब संक्षेप में कहें तो इस नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिकता के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। धारा 4 इसकी एक तरह से चाबी है जो हमें धारा 5 से 45 तक के नियमों की ओर ले जाती है। और ये भी साफ हुआ कि भाई गैर विशेषज्ञों की राय आमतौर पर नहीं चलेगी, जबकि विशेषज्ञों की राय और कुछ खास परिस्थितियों में दिए गए कथन वो बिल्कुल प्रासंगिक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक सोचने के लिए बिंदु छोड़ जाता हूं। देखिए, नया अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को तो मान्यता दे रहा है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये जो डिजिटल सबूत हैं, इनकी व्याख्या और इनकी स्वीकार्यता, खासतौर पे जहां तकनीकी बारीकियां ज्यादा हों, वो विशेषज्ञ गवाही की हमारी जो पारंपरिक समझ है, जैसा 39 में है, उसको कैसे प्रभावित करेगी या शायद चुनौती देगी? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। डिजिटल साक्ष्य और विशेषज्ञता का मेल कैसे काम करेगा, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। जी, इस पर मनन करना फायदेमंद रहेगा।